वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरजे पर। तो आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर अगर इसका हम राइट आंसर देखेंगे तो हम जानते हैं ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करता है। अगर हम यहीं पर अनुच्छेद 1 की बात करें तो यह राज्य संघ का नाम बताता है तथा राज्य क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देता है, अर्थात जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, ऐसा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम चलते हैं यहाँ पर आर्टिकल 3 की ओर तो ये भारतीय संघ में शामिल जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा बढ़ाने, घटाने तथा उससे नए राज्य को बनाने या उसके नाम परिवर्तित करने से संबंधित है। और अगर हम चलते हैं आर्टिकल 4 की ओर तो हम कहते हैं अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं हैं? अब यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध आपकी भाषाओं से है तथा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद संविधान संशोधन कर हमने इसमें भाषाएं जोड़ी हैं और वर्तमान में इनकी कुल संख्या 22 है। अगर हम देखना चाहें कि 14 के बाद कब कब भाषाएं जोड़ी गई तो हम कहते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा जोड़ी जाती है जिसे आप लोग कहते हैं सिंधी। दूसरा आप कहते हैं कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 अन्य भाषाएं जोड़ी जाती हैं जिन्हें आप कहते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद हम चलते हैं कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है आपके 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपके 8वीं अनुसूची से आपके मूल संविधान, वर्तमान में और कौन सी भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये आप लोग जानते हैं कि भाई जो अनटचेबिलिटी के अंत की बात कही जा रही है या अस्पृश्यता संबंधित जो प्रावधान आपके किए गए हैं वो आपके रखे गए हैं आर्टिकल 17 में। हम कहते हैं आर्टिकल 17 आपसे कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर यहीं पर हम आर्टिकल 18 की बात करें तो हम जानते हैं आर्टिकल जो 18 है वह संबंधित है उपाधियों के अंत से। हम कहते हैं कि भाई जो भारत क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है आपके सैन्य और शिक्षा को छोड़कर। फिर अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हम कहते हैं आर्टिकल 23 और जो 24 है यह आपको देखने को मिलते हैं शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार कुछ जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप 23 और 24 को इसके रिलेट कर सकते हैं। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है या आपसे पूछना चाह रहा है या किस देश से हमने इस चीज़ को एडॉप्ट किया है? तो याद रखिएगा कि जो यूएसए है, यूएसए से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को लिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? अगर भारत के अंतर्गत हम राष्ट्र का अध्यक्ष की बात कहें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। हम कहते हैं जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो आपका कौन है? राष्ट्रपति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवारक निरोध जिसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कह रहे हैं के विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है या किसके अंतर्गत रखा गया है? आपसे पूछ रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस सूची का विषय है या किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो निवारक निरोध है उसे रखा गया है समवर्ती सूची में। यानी हम कह सकते हैं कि भाई इसके लिए कानून संघ व राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इसके लिए कानून बनाता है वह आपका संसद यानी संघ है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो निवारक निरोध संबंधित
प्रावधान हैं वह किस आर्टिकल में रखे गए हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आर्टिकल आपका 22 है, 22 के भीतर आपको निवारक निरोध की जानकारी देखने को मिलेगी। हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में वहीं पर आपके प्रावधान किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछ रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है उसे किस केस के दौरान दिया गया, तो हम जानते हैं केशवन भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में आपके आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकल कर आता है कि आप कह सकते हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर आप कहीं पर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का निर्धारण आपके न्यायालय के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो याद रखिएगा कि राज्य सरकारों को अगर निर्देशित की बात कही जा रही है तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही जा रही है, तो आप जानते हैं जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? यह आपसे कह रहा है कि हमारे संविधान का नाम किस आर्टिकल के भीतर निहित है, या हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 393, 393। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नलिखित वाद में लागू किया गया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत किस वाद में लागू किया गया। तो हम जानते हैं केशवन भारती केस 1967 में आपके भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत आपको देखने मिलता है कि जो भी कानून बना हुआ है वो आपके भविष्य की चीज़ों पर लागू होगा, यानी 1967 से आगे की तिथि पर लागू किया जाएगा, पीछे की तिथि पर वो कानून लागू नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? तो हम जानते हैं ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और वही आगे चलकर आपके प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता, ऐसे आप CRPC के नाम से भी जानते हैं, को निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा जो CRPC है इसे भी आप समवर्ती सूची का हिस्सा मानते हैं या इसे समवर्ती सूची के भीतर रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? अभी हमने देखा था कि भाई आपके उद्देशिका से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो हम देखा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। अब आपसे यहीं पर पूछा जा रहा है कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, किस केस में कहा गया? और ऐसा ही एक नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि किस केस में उद्देश्य का संविधान का भाग है कहा गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस भाग में इसे संविधान का हिस्सा नहीं बताया गया है। तो अगर कभी भी नहीं पूछा जाए तो आपको करना है बेरुवाड़ी केस 1960। हम कहते हैं बेरुवाड़ी केस 1960 में उद्देश्य को संविधान का भाग नहीं माना गया और जस्ट इसके बाद केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का भाग बना दिया जाता है 1973 में। तो ये दोनों ही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके जब भी प्रस्तावना की बात कही जाए तो ये दोनों ही केस लॉ आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे ही आया हुआ है कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न
वह क्रियात्मक भाग है किस वाद में कहा गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा वह ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यहाँ पे दो चीज रखिएगा कि अगर कभी भी आपसे प्रेस की स्वतंत्रता पूछी जाए तो आर्टिकल 19 के भीतर रखी गई है, और 19 के भी फर्स्ट के भीतर, यानी हम कह सकते हैं 19 के फर्स्ट ए के भीतर आपको प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, या 19 ए की क के भीतर आपको प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। अब यहीं पे एक और चीज़ देखते हैं कि एक केस लॉ आपसे पूछा जाता है जिसमें इस चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। हम कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ केस 1985 में आपको प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित विवाद सुनने को मिलेगा, और उसी के पश्चात हम कहते हैं कि आर्टिकल 19(1) के ए में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल कर दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे अध्यादेश की जानकारी पूछी जाए तो दो ही आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 123 और दूसरा आप कहते हैं 213। अगर राज्यपाल की बात कह रहा है तो आपको जाना है ऑप्शन सी के साथ, और जब भी आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो आपको जाना है अनुच्छेद 123 के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।